हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर परीक्षा 2022-23 बी काम प्रथम सेमेस्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के दृष्टिकोण से बहुत सारे प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर यह आप पूरे 55 प्रश्न है, 55 प्रश्न का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको 30 से 35 प्रश्न आपको मिल जाने हैं। और जितने भी काम फर्स्ट ईयर से संबंधित प्रश्न हमने यूट्यूब पे डाल रखा है उस सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और सारा अगर आप अध्ययन करते हैं तो 40 का 40 100% आपको इससे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि विश्व का आधुनिक व्यापारिक बैंक बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना कब की गई? तो 1157 इटली में। बहुत सारे आपको पुस्तक में मिलेंगे कि 1175 में, लेकिन नहीं, जो रियल जो सही है 1157 इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। एक प्रश्न और पूछता है कि विश्व का प्रथम आधुनिक व्यापारिक बैंक किस महाद्वीप में इसकी उत्पत्ति हुई? तो यूरोप महाद्वीप में। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जब महाद्वीप पूछता है तो वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूरोप महाद्वीप की हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? तो ऑप्शन ए सही है, बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंकों से हुई है। नेक्स्ट, बैंक क्या है? बैंक क्या है? तो बैंक एक संस्था है। बैंक क्या है? तो बैंक एक संस्था है। प्रश्न नंबर तीसरा आप चलते हैं, एक व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? एक व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? काम तो सब है, ये लाकर के भी सुविधा प्रदान करता है, चेकों की उगाही भी करता है, बैंक ड्राफ्ट भी जारी करता है, लेकिन प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन डी सही है, अग्रिम ऋण एवं अग्रिम स्वीकृति करना। आपका डी सही है, ऋण एवं अग्रिम स्वीकृति करना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5वें पे हम चलते हैं कि बैंक किस खाते पर सबसे अधिक ब्याज, सॉरी ब्याज हो गया है, यहाँ पे ब्याज होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस खाते पे प्रदान करता है? तो सावधि जमा। सावधि जमा को हम फिक्स डिपॉजिट के भी नाम से जानते हैं, इसे हम टाइम डिपॉजिट के भी नाम से जानते हैं, और इसे हम सावधि जमा के भी नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं कि बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऋण प्रदान करना। ऋण ही बैंक के आय का सबसे बड़ा जरिया है। प्रश्न नंबर 7वां चलते हैं, बैंक एक संस्था है जो, बैंक एक संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करता, ये भी सही है, धन का निवेश करता, ये भी सही है, ऋण प्रदान करता, ये भी सही है। तो इन सभी कार्यों को करता है, ऑप्शन डी सही है, इन सभी कार्यों को करता है। प्रश्न नंबर 8वां चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? यानी कौन सा ऐसा काम है जिसे कमर्शियल बैंक नहीं करता है? तो ऋण प्रदान करता है, ये सही है, जमा भी स्वीकार करता, ये भी सही है, साख का नियंत्रण नहीं करता है और साख का निर्माण करता है, यानी साख नियंत्रण का काम नहीं कर सकता। हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दो, यानी हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स के माध्यम से यह मतलब साख नियंत्रण का काम किया जाता है। साख निर्माण कर सकता है, ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कंट्रोल का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान में 12 है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यानी आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। जितने भी पार्टनरशिप थे उनको दे दिया गया उनका अंशदान।
116 रुपये 18 पैसा उनको दे करके पूरी तरह से गवर्नमेंट अपना सरकारी बैंक हो गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना, ये कृषि सेक्टर का, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ये सर्वोच्च बैंक है। पूछता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो सर्वोच्च बैंक है तो नाबार्ड। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जिनकी धनराशि 50 करोड़ थी। यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो किया गया था, उन बैंकों का जिनके 50 करोड़ जिनके पास पैसे थे। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनके पास 50 करोड़ रुपए थे। भारत में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी धनराशि 200 करोड़ थी। कब किया गया था? तो ऑप्शन ए से 15 अप्रैल 1980, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी धनराशि 200 करोड़ थी। और यह 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में हो जाता है और 1993 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घट करके 19 हो जाती है, नहीं तो 80 तक वह संख्या 20 थी और आज वर्तमान में 12 हो गई है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एनपीए का पूरा नाम क्या है? पिछले बार एग्जामिनेशन में पूछा था, जान लीजिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन बी सही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसी को हम बोलते हैं एनपीए। जब आपका एसेट्स काम करना नहीं बंद कर देता है तो समझिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी, जिसको LIC कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट देखते हैं कि पैसों के हस्तांतरण के लिए NPIC, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ने 11 अप्रैल 2016 को UPI 2.0 का शुभारंभ किया गया। और UPI का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। प्रश्न नंबर 20 पे हम चलते हैं। 20 पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप की शुरुआत की गई, तो भीम ऐप का पूरा नाम क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि मोंटे शब्द की जर्मन परिभाषा क्या है? तो मोंटे शब्द की जर्मन परिभाषा बैंक है। यानी जर्मन में बैंक को मोंटे कहते हैं। मोंटे शब्द का जो जर्मन परिभाषा बैंक है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, यूपीआई सिस्टम की शुरुआत नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा कब किया गया था? तो ऑप्शन 11 अप्रैल 2016 को किया गया था। NPCI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता आपके एग्जाम। 2016 भीम ऐप की शुरुआत। किस खाते पर अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान की जाती है? ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं। तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा किस खाते पे आपको प्रदान की जाती है? तो चालू खाता, जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं, उस पे OD की सुविधा प्रदान की जाती है, करंट अकाउंट पे। किस खाते पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, OD की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है? देखिए यहाँ पे लिखे हैं नहीं की जाती है। तो सावधि जमा, यानी हम कह सकते हैं जो फिक्स डिपॉजिट होती है उस पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या OD की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। किन्हीं कारणोंवश उसमें क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, उसको समझिए गिरवी रख करके।
बैंक किस खाते पर ब्याज प्रदान नहीं करता बल्कि खुद ग्राहक से वर्ष के अंत में चार्ज वसूल करता है? तो चालू अकाउंट खाता, जिसको करेंट अकाउंट कहते हैं। करेंट अकाउंट पे बैंक कस्टमर से सरचार्ज वसूल करता है उस सुविधाएं प्रदान करने के लिए, क्योंकि करेंट अकाउंट में जितनी बार चाहे पैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चेक किस पर लिखा जाता है? तो बैंक पर लिखा जाता है। चेक किस पर लिखा जाता है? बैंक पर लिखा जाता है। चेक का भुगतान सामान्यतः किया जाता है तो 3 माह के अंदर। पहले 6 माह था, लेकिन अब क्या हो गया? 3 माह। 3 माह के बाद चेक एक्सपायर हो जाएगा, तो 3 माह के अंदर किया जाता है। चेक के पक्ष होते हैं, तो चेक के 3 पक्ष होते हैं। एक बैंक होता है, एक लेनदार होता है और एक देनदार होता है। मतलब एक जो चेक लिखता है और जो चेक प्राप्त करता है और चेक जो भुगतान करता है, तो 3 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि किस चेक का भुगतान खिड़की से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? किस चेक का? तो क्रॉस चेक है, क्योंकि ये चेक होता है और इसमें बाईं तरफ 2 क्रॉस रेखाएं खींची जाती है, तो ये अकाउंट पे ही हो गई। तो ऐसे में इसको खाते में डाला जाता, किस चेक का भुगतान मेरे खाता संख्या इतना में भुगतान किया जाए। ऐसे में इसे डायरेक्ट खिड़की से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो क्रॉस चेक। प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं हम कि रिजर्व बैंक द्वारा कब आदेश जारी किया गया कि 10 वर्ष के बच्चे भी बचत खाता खोलकर उसका संचालन कर सकता? तो ऑप्शन ए सही है। 6 मई 2014 को एक आरबीआई की गाइडलाइन आई कि 10 वर्ष का बच्चा भी सेविंग अकाउंट का संचालन कर सकता है। बैंक एवं ग्राहक के बीच संबंध होता है। बैंक एवं ग्राहक के बीच संबंध होता है। कैसा होता है? क्रेता एवं अच्छा नहीं होता है, सॉरी देखिए यहाँ पे नहीं होता है, तो क्रेता एवं विक्रेता का संबंध नहीं होता है, क्योंकि ऋणी एवं ऋणदाता का होता है। स्वामी एवं सेवक का भी होता है, निवेशक एवं जमानती का होता है, लेकिन क्रेता और विक्रेता का नहीं होता है। ये आपको ध्यान देना है, ऐसे प्रश्न पूछेगा जहाँ से हम फंस जाएंगे। बैंक व ग्राहक के बीच संबंध होता है। बैंक एवं ग्राहक के बीच संबंध होता है। ऑप्शन डी सही है, सभी होता है। ये ऋणी एवं ऋणदाता का भी होता है, प्रतिनिधि एवं प्रधान का भी होता है, धरोहरधारी एवं धरोहरकर्ता का भी होता है। इस प्रकार ये डी सही, ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर आप देखते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक का ग्राहक नहीं हो सकता है? तो पागल नहीं हो सकता, क्योंकि पागल के पास दिमाग नहीं होता, इसलिए वो बैंक का ग्राहक नहीं हो सकता। बैंक द्वारा ग्राहक से ऋण मांग कितने वर्ष नहीं करने पर न्यायालय भी जाकर के वो नहीं मांग सकता है। नहीं, अगर किसी कस्टमर को बैंक अगर ऋण देता है, अगर ये बैंक कितने समय तक नहीं मांगता है तो वो कस्टमर नहीं देगा, तो बैंक न्यायालय भी जाएगा तो उसे कोई भी रिलैक्स नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सी सही है, 3 वर्ष। अगर बैंक 3 वर्ष तक बैंक कस्टमर से ऋण नहीं मांगता है तो समझिए कि वो न्यायालय में भी जाएगा तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। किस अधिनियम के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आर्थिक चिट्ठा बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 37 के व्यापारिक बैंक को अंकेक्षण रिपोर्ट सहित अपने आर्थिक चिट्ठे की 3 प्रतिलिपियां किसके पास भेजनी पड़ती है? तो आप देख सकते हैं कि व्यापारिक बैंक अंकेक्षण रिपोर्ट सहित आर्थिक चिट्ठे की 3 प्रतियां किसके पास भेजनी पड़ती है? तो आरबीआई के पास भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उसे भेजनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों के संशोधित आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप किया गया है तो 31 मार्च 1992 से 31 मार्च 1992 से। प्रश्न नंबर 39 का देखते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटीज पूंजी और दायित्व बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा पर किस तरफ लिखा जाता है? तो ये ऑप्शन आपका बी सही है, बाईं तरफ। ऐसे होता है, इसमें जो होता है लायबिलिटीज होता है, इसमें क्या होता है एसेट्स होता है।
तो ये बाईं तरफ हो गया और ये दाईं तरफ हो गया, तो ऑप्शन बी सही है, बाईं तरफ। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर पे, एसेट संपत्ति यानी बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा पर किस भाग में लिखा जाता है? तो हमने बताया आपके लाइबिलिटीज और यहाँ पे एसेट्स, तब एसेट्स की जो बात आई है तो क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही है, दाईं तरफ, ऑप्शन ए सही है, दाईं तरफ। नेक्स्ट 41 में देखते हैं एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, काफ़ी लोग बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन बी सही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्योंकि एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, कई प्रोसेस के बाद आपके पैसे उसमें निकल पाते हैं, इसलिए ऑटोमेटिक नहीं कह सकते हैं हम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहेंगे। प्रश्न नंबर 42 का देखते हैं, भारत में पहली बार बीमा कंपनी माने पहली बीमा कंपनी है तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी 1918 में स्थापित हुई, ये भारत में पहली बीमा कंपनी है। प्रश्न नंबर, भारत की पहली बीमा कंपनी है, आप 2 बार प्रश्न वही हो गया है, तो ऑप्शन सी है, ओरिएंटल ऑफ ए है 1818 में। 44 नंबर देखते हैं कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए की स्थापना बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण नियम 1999 के तहत सन 2000 में किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो मल्होत्रा समिति के सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। आईआरडीए जो बीमा कंपनियों का वो रेगुलेट करता है, जिस तरह से बैंकों का रेगुलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, कृषि सेक्टर के बैंकों का रेगुलेट नाबार्ड करता है, उसी तरह से बीमा सेक्टर का आईआरडीए रेगुलेट करता है, जिस तरह शेयर बाजार का सेबी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में डिजिटल मुद्रा किस प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल इंडिया भारत में शुरू किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, सीबीडीसी का पूरा नाम क्या है? सीबीडीसी का पूरा नाम क्या है? तो ये ऑप्शन बी सही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हो सकता है इस बार पूछ दिया है आपको, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। प्रश्न नंबर, सर्वप्रथम किस बीमा की शुरुआत की गई थी? तो समुद्री बीमा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, 48 नंबर का, देखते हैं, किस बीमा के तहत समुद्री बीमा के लिए इस शर्त पर ऋण दिया जाता था कि यदि व्यापार सकुशल समाप्त हो जाएगा तब ऋण की रकम ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी, किंतु जहाज अथवा माल के नष्ट हो जाने पर रकम भी डूब जाएगा? किस बीमा के अंतर्गत? तो ऑप्शन बी सही है, बाटमरी बांड के अंतर्गत। प्रश्न नंबर देखते हैं कि अग्नि बीमा से संबंधित संस्था है, तो हैंड इन हैंड 1696 में स्थापित हुआ था। फायर इंश्योरेंस 1681 में हुआ था। यूनियन फायर सर्विस ऑफिस 1774 में। ये सभी उपर्युक्त सभी सही है, शायरी लिखा गया है, उपर्युक्त सभी सही है। अग्नि और बीमा से संबंधित ये सभी संस्थान हैं। प्रश्न नंबर, अंग्रेजी में बीमा के लिए प्रायः 2 शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें जीवन बीमा के लिए किन शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इंश्योरेंस, जीवन बीमा के लाइफ इंश्योरेंस के लिए ASSURANC का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, अन्य प्रकार के विविध बीमा के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें इंश्योरेंस यानी INS। अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट 47, भारत का प्रथम बैंक हिंदुस्तान। भारत में प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई? तो 1770 में। यानी भारत का पहला बैंक है द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और इसकी स्थापना 1770 में कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न, CRR का पूरा नाम क्या है? तो CRR का नाम ऑप्शन ए सही है, कैश रिजर्व रेशियो। 3 से 15% के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR रखने का काम करता है। प्रश्न नंबर 49, RTGS का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, ऑप्शन बी सही है आपका। RTGS का पूरा नाम क्या है? एकदम आ रहा है आपका प्रश्न, जान लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि नेफ्ट। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन ए सही है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आप देखते हैं कि जो पूछता है कि IFSC कोड का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन जो फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन बी सही है। IFSC का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन फैसिलिटीज फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट देखते हैं SMS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS का पूरा नाम है। CBS का पूरा नाम क्या है? CBS, तो आप देखते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। CBS पढ़ डाली, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन ए सही था। B2B का पूरा नाम क्या है? B2B का, तो बिजनेस टू बिजनेस, इसका पूरा नाम क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार टू व्यापार जिसको बोलते हैं। ऑप्शन 55 का B2C का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन इसमें सही है, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर, आपका ये ऑप्शन सही है। थोड़ा बहुत क्रम डिस्टर्ब हुआ होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आज के लिए इतना ही।